अगले महीने आमिर खान की नई फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज़ होने वाली है, जो कि हॉलीवुड की एक बहुत ही सुपर हिट फिल्म फॉरेस्ट गंप की रीमेक है। ये कहानी एक बेवकूफ़ जैसे दिखने वाले युवक की है जो अपनी ज़िंदगी में अपने अडग मनोबल से कई सारी कामयाबी हासिल करता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फॉरेस्ट गंप की पूरी कहानी के बारे में जानेंगे। फिल्म की शुरुआत में फॉरेस्ट गंप बस स्टॉप पर बैठा बस का इंतज़ार कर रहा है। उसके हाथ में चॉकलेट है जिसे वो एक छोटे बच्चे की तरह खा रहा है। तभी वहाँ पर एक महिला आकर उसके बगल में बैठ जाती है। महिला के पैरों में चमकदार नए जूते हैं जिन्हें फॉरेस्ट देखता ही रहता है। फॉरेस्ट उस महिला से कहता है कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कई सारे जूते पहने हैं। ये कहते हुए उसे अपना बचपन याद आने लगता है और वो अपनी कहानी की शुरुआत करता है। फॉरेस्ट की कहानी के फ्लैशबैक में छोटा सा फॉरेस्ट अपनी माँ के साथ डॉक्टर के कैबिन में बैठा है और डॉक्टर फॉरेस्ट की माँ को बताता है कि फॉरेस्ट की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट कभी ठीक से चल नहीं पाएगा और उसे चलने के लिए अजीब से दिखने वाले जूते पहनने होंगे। जूते सच में बहुत ही अजीब होते हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट की चाल और भी अजीब दिखती है। फॉरेस्ट की माँ हमेशा फॉरेस्ट का हौसला बढ़ाती रहती है। वो फॉरेस्ट को बताती हैं कि भगवान अगर सबको एक जैसा बनाता तो वो तुम्हें ऐसे पैर नहीं देता। तुम सबसे अलग हो, तुम खास हो। फॉरेस्ट का स्कूल में भी एडमिशन नहीं हो रहा था क्योंकि उसका आईक्यू लेवल काफ़ी लो था, पर फॉरेस्ट की माँ प्रिंसिपल के साथ सोकर भी फॉरेस्ट का उसी स्कूल में एडमिशन कराती हैं। फॉरेस्ट जब पहली बार स्कूल जाने के लिए स्कूल बस में बैठता है तब कोई भी बच्चा उसे अपने पास नहीं बैठने देता। तभी बस में बैठी एक जैनी नाम की लड़की फॉरेस्ट को अपने पास बैठने के लिए जगह देती है और यहीं से फॉरेस्ट और जैनी की दोस्ती की शुरुआत होती है। फॉरेस्ट गंप के पिता नहीं है, पर उनका मकान बहुत बड़ा है। फॉरेस्ट की माँ कमाई के लिए अपना घर किराए पर देती है। एक दिन उनके घर पर एल्विस प्रिस्ली, जो कि उस वक्त का बहुत नामी सिंगर होता है, वो ठहरने के लिए आता है। जब एल्विस प्रिस्ली एक कमरे में अपनी गिटार की प्रैक्टिस कर रहा होता है तब छोटा सा फॉरेस्ट कमरे में आ जाता है और एल्विस प्रिस्ली की धुन पर अजीब सा डांस करने लगता है। एक दिन जब फॉरेस्ट अपनी माँ के साथ बाजार से जा रहा होता है तब एक टेलीविज़न पर एल्विस प्रिस्ली का गाना चल रहा होता है जिसमें एल्विस वही फॉरेस्ट वाला डांस कर रहा होता है। एल्विस का ये डांस पब्लिक को बहुत पसंद आता है और वो और ज़्यादा फेमस हो जाता है। फॉरेस्ट को तो ये बात समझ में नहीं आती, पर उसकी माँ के दिल पर चोट ज़रूर लगती है। इधर स्कूल में एक बार जैनी और फॉरेस्ट घूम रहे होते हैं, तभी 3 शैतान बच्चे आकर फॉरेस्ट को पत्थर मारने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। एक पत्थर फॉरेस्ट के सिर पर लग जाता है और फॉरेस्ट ज़मीन पर गिर जाता है। जैनी फॉरेस्ट को उठाती हैं और उसे वहाँ से भागने को कहती हैं। फॉरेस्ट उठता है और वही अपनी अजीब सी चाल में दौड़ने लगता है। वो तीनों शैतान बच्चे अपनी साइकिल लेकर फॉरेस्ट के पीछे भागते हैं। धीरे धीरे फॉरेस्ट की रफ्तार बढ़ती है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट के अजीब से दिखने वाले जूते टूटने लगते हैं। जूते टूटने के बाद फॉरेस्ट और भी तेज़ी से दौड़ने लगता है और वो बच्चे साइकिल के साथ भी उसे पकड़ नहीं सकते। यहीं से फॉरेस्ट को पता चलता है कि वो अब एक आम इंसान से भी अच्छा और तेज़ दौड़ सकता है। इधर जैनी के परिवार में भी काफ़ी दिक्कतें थी। जैनी की माँ मर चुकी थी, उसका बाप नशेड़ी था। वो हमेशा जैनी और उसकी बहन को पीटता और यहाँ तक कि सेक्सुअली अब्यूज़ तक करता, जिसकी वजह से पुलिस ने जैनी को उसके पिता के घर से निकालकर उसकी दादी के घर छोड़ दिया, जो कि फॉरेस्ट के घर से बिल्कुल करीब था। जैनी और फॉरेस्ट अब और नज़दीक आ गए, यहाँ तक कि रात को जैनी बहाना बनाकर फॉरेस्ट के घर में सोने के लिए चली आती। फास्ट फॉरवर्ड टू हाई स्कूल। जैनी और फॉरेस्ट अब हाई स्कूल में पहुँच गए थे और एक बार ठीक वैसे ही वही 3 लड़के फॉरेस्ट को पत्थर मारकर परेशान करने लगते हैं। इस बार भी जैनी फॉरेस्ट को वहाँ से भागने के लिए कहती हैं और फॉरेस्ट बेवकूफ़ों की तरह भागने लगता है। ये तीनों लड़के अपनी गाड़ी में फॉरेस्ट का पीछा करने लगते हैं, पर फॉरेस्ट की स्पीड के आगे इन लोगों की मिनी वैन भी टिक नहीं पाती। फॉरेस्ट दौड़ता ही रहता है और दौड़ते दौड़ते एक हैंडबॉल ग्राउंड में पहुंच जाता है, जहां पर एक खिलाड़ी अपने हाथ में हैंडबॉल लेकर भाग रहा होता है।
फॉरेस्ट अपनी धुन में कुछ इस तरह भागता है कि वो उस खिलाड़ी को भी पीछे छोड़ देता है। पवेलियन में बैठा कोच फॉरेस्ट को भागता देखकर उसके बारे में पूछता है तो उन्हें बताया जाता है कि ये फॉरेस्ट गंप है जो कि यहाँ का एक बेवकूफ़ है। उसकी रफ्तार देखकर कोच इम्प्रेस हो जाता है और फॉरेस्ट को टीम में शामिल कर देता है। टीम में शामिल होने के लिए फॉरेस्ट को कॉलेज ज्वाइन करना पड़ता है। हालांकि फॉरेस्ट ने अभी तक हाई स्कूल तक पास नहीं किया था। कॉलेज की टीम में फॉरेस्ट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है। फॉरेस्ट का परफॉर्मेंस देखकर उसे अमेरिकन नेशनल टीम में शामिल तक कर लिया जाता है। इस वक्त तक फॉरेस्ट को काफ़ी पब्लिसिटी मिल चुकी होती है। खेलते खेलते 5 साल बीत जाते हैं और फॉरेस्ट ग्रेजुएट हो जाता है। कॉलेज की कॉन्वोकेशन सेरेमनी में फॉरेस्ट से मिलने एक आर्मी ऑफिसर आता है और वो फॉरेस्ट को आर्मी में भर्ती होने के लिए बताता है। वैसे भी फॉरेस्ट का कुछ फ्यूचर था नहीं, तो फॉरेस्ट अब फुटबॉल प्लेयर से आर्मी में सिपाही बन जाता है और उसे आर्मी की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग में जाने के वक्त भी ठीक वही सीन होता है जो स्कूल बस में हुआ था। फॉरेस्ट को कोई भी अपने पास बैठने के लिए जगह नहीं देता, बस एक बबा को छोड़कर। आर्मी बस में फॉरेस्ट बबा से मिलता है और दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। बबा फॉरेस्ट को बताता है कि दरअसल उसके पूरे खानदान ने आज तक सिर्फ एक ही काम किया है और वो है झींगे पकड़ना। मेरी माँ झींगे पकाती है, मेरी माँ की माँ भी झींगे पकाती थी और मेरी माँ की माँ की माँ भी झींगे ही पकाती थी और मैं भी एक बोट खरीद कर झींगे पकड़ना चाहता था, पर मेरी आर्मी में भर्ती हो गई। बबा के पास हमेशा एक ही बात होती थी, झींगे। अगले सीन में आर्मी की ट्रेनिंग चल रही होती है जिसमें सभी को अपनी गन असेंबल करने को कहा जाता है। यहाँ भी फॉरेस्ट गंप कमाल की स्पीड दिखाते हुए सबसे पहले अपनी गन को असेंबल कर देता है। इसे देखने के बाद सीनियर भी हैरान हो जाता है। इधर जेनी के न्यूड फोटोज़ लीक हो जाने की वजह से उसे कॉलेज से निकाल दिया जाता है और उन्हीं न्यूड फोटोज़ की वजह से जेनी की स्टोरी प्लेबॉय मैगज़ीन में छपती है, जिसके बारे में आर्मी के ट्रेनिंग कैंप में फॉरेस्ट को पता चलता है। अगले ही छुट्टी में फॉरेस्ट जेनी को ढूंढते हुए उस क्लब में चला जाता है जहां जेनी बार में न्यूड सिंगिंग की जॉब करती है। जेनी से मिलकर फॉरेस्ट को पता चलता है कि जेनी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी परेशान है। फॉरेस्ट जेनी को समझाने की कोशिश करता है, पर जेनी फॉरेस्ट को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। जाते जाते फॉरेस्ट जेनी को बताता है कि उसे वियतनाम जाने की ड्यूटी मिली है जहाँ पर वॉर चल रहा है। जेनी फॉरेस्ट को बताती हैं कि वादा करो तुम किसी भी किस्म का खतरा आने पर भागोगे, तुम हीरो बनने की कोशिश नहीं करोगे। इतना कहकर जेनी वहाँ से चली जाती हैं। इधर फॉरेस्ट और उसकी टीम को वियतनाम भेज दिया जाता है। वॉर जोन में भी बबा का वही झींगा पुराण चलता ही रहता है। वो फॉरेस्ट को बताता है कि वियतनाम वॉर ख़त्म होते ही दोनों एक बोट खरीद लेंगे और झींगे पकड़ने का काम शुरू कर देंगे। फॉरेस्ट भी इस बार बबा की बात सुनकर उसकी बात को स्वीकार कर लेता है। ऐसे ही एक दिन जब फॉरेस्ट की टीम आगे बढ़ रही होती है तभी उन पर दुश्मन टीम का हमला हो जाता है और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है और उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। खतरा भापते ही फॉरेस्ट को जेनी से किया हुआ वादा याद आ जाता है और वो अपनी गन उठाकर वहाँ से भागने लगता है, पर थोड़ा आगे जाने के बाद उसे याद आता है कि उसके साथी अभी तक वहाँ फंसे हुए हैं, खास करके उसका दोस्त बबा। फॉरेस्ट वापस लौटता है और देखता है कि उसके सारे साथी जख्मी पड़े हैं और मदद के लिए पुकार रहे हैं। फॉरेस्ट एक एक करके उसके सारे साथियों को उठाकर सेफ जोन में ले जाता है। बदकिस्मती से फॉरेस्ट बबा को बचा नहीं पाता और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। घायलों में उनकी टीम का लीडर लेफ्टिनेंट डैन भी होता है जो खुद बुरी तरीके से जख्मी होता है। फॉरेस्ट जब उसे मदद करने की कोशिश करता है तो डैन उस पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि उसे कायरों की तरह जीना नहीं बल्कि युद्ध में मरना पसंद है। फॉरेस्ट डैन की कोई बात नहीं सुनता और उसे भी उठाकर बचा लाता है। हालांकि डैन की दोनों टांगें जख्मी होने की वजह से चली जाती हैं। अगले सीन में आर्मी की हॉस्पिटल में घायल सैनिकों का इलाज चल रहा होता है। यहाँ पर फॉरेस्ट अपने इलाज के दौरान किसी सैनिक को पिंग पोंग खेलते हुए देखता है। उसे गेम में इंटरेस्ट आने लगता है और वो भी दिन रात पिंग पोंग खेलने लगता है और खेलते खेलते इस गेम में माहिर हो जाता है। फॉरेस्ट गंप को वॉर में अपनी बहादुरी के लिए प्रेसिडेंट के हाथों मेडल दिया जाता है। उसी वक्त जेनी भी वहाँ पर आ जाती है।
जैनी अभी तक ड्रग एडिक्टेड बन चुके हैं और तो और उसका कोई बॉयफ्रेंड भी है। ठीक उसी वक्त जैनी का अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो जाता है और उसका बॉयफ्रेंड जैनी को थप्पड़ मार देता है। ये देखकर आग बबूला हुआ फॉरेस्ट जैनी के बॉयफ्रेंड को कूट देता है। दोनों रात भर शहर में घूमते हैं और बातें करते हैं। अगली सुबह जैनी का बॉयफ्रेंड आकर उसे मना लेता है और जैनी भी उसके साथ बैठकर चली जाती है। इधर फॉरेस्ट अपना पूरा ध्यान पिंग पोंग गेम पर लगाता है और बहुत नाम कमाता है। ऐसे ही एक दिन फॉरेस्ट की मुलाकात उसके पुराने लेफ्टिनेंट डैन से हो जाती है। लेफ्टिनेंट डैन अभी तक फॉरेस्ट से काफ़ी नाराज़ हैं। वो फॉरेस्ट को बताता है कि सरकार ने एक मंद बुद्धि को युद्ध में बहादुरी के लिए मेडल दिया है। फॉरेस्ट डैन को बताता है कि जब उसे आर्मी से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा तब वो एक बोट खरीदेगा और झींगे पकड़ने का काम करेगा। डैन फॉरेस्ट के इस बात का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर कभी अपनी ज़िंदगी में तूने बोट खरीदी तो मैं तेरा साथ देने ज़रूर आऊँगा। इधर आर्मी से रिटायर होने के बाद फॉरेस्ट बबा के परिवार के पास चला जाता है और बबा की माँ को बताता है कि मैंने बबा से वादा किया था कि हम दोनों एक बड़ी सी बोट खरीदेंगे और झींगे पकड़ेंगे और इसी सिलसिले में मैं यहाँ पर आया हूँ। बबा की माँ भी फॉरेस्ट का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि क्या तुम सच में पागल हो। फॉरेस्ट अपनी आर्मी से मिले हुए पैसों से एक बड़ी सी बोट खरीदता है और उसका नाम रखता है जैनी। वो समंदर में झींगे पकड़ने चला जाता है। कई दिन तक लगातार मेहनत करने के बाद भी उसकी नाव में कोई झींगे नहीं आते। तभी एक दिन अचानक फॉरेस्ट को अपनी बोट के किनारे पर बैठे हुए लेफ्टिनेंट डैन दिखे। लेफ्टिनेंट डैन को देखकर फॉरेस्ट अपनी चलती बोट से कूदकर डैन से मिलने के लिए चला जाता है। डैन फॉरेस्ट से कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम कभी बोट खरीद सकोगे तो मैं तुम्हारी बोट पर काम करने आ जाऊंगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें सर बुलाऊंगा। यहाँ पर भी फॉरेस्ट सिर्फ यस सर बोलता है। इन दोनों के बीच बातचीत चल ही रही होती है कि फॉरेस्ट की नाव किनारे से टकरा जाती है। अब दोनों मिलकर झींगे पकड़ने का काम करते हैं पर इन्हें भी कोई कामयाबी नहीं मिलती। एक बार जब दोनों रात में समंदर में निकले होते हैं तभी समंदर में भारी तूफान आता है। तूफान की वजह से बाकी सारी बोट तबाह हो जाती है, पर क्योंकि फॉरेस्ट की बोट बड़ी होती है और समंदर में होती है इसलिए बच जाती है। अगले दिन समंदर में किसी की भी बोट ना होने की वजह से ये लोग काफ़ी सारे झींगे निकाल लेते हैं। इतने सारे झींगे मिलने से दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अमीर भी। अब ये लोग कई सारी बोट खरीद लेते हैं और अपनी खुद की कंपनी शुरू करते हैं जिसका नाम रखते हैं बबा गंप। एक बार ये लोग बोट में झींगे पकड़ रहे होते हैं तभी किसी का फ़ोन आता है और बताया जाता है कि फॉरेस्ट की माँ काफ़ी बीमार है। फॉरेस्ट पूरी बात भी नहीं सुनता और समंदर में छलांग लगा देता है और भागते हुए अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसकी माँ को कैंसर हुआ है और कुछ ही दिन में उसकी माँ की मौत हो जाती है। फॉरेस्ट गंप अब वही घर पर रह जाता है। लेफ्टिनेंट डैन कुछ समय बाद फॉरेस्ट को लेटर भेजता है जिसमें बताता है कि उसने फॉरेस्ट के हिस्से के सारे पैसे एप्पल कंपनी में लगा दिए हैं और अब दोनों काफ़ी अमीर बन चुके हैं। फॉरेस्ट गंप अपने हिस्सों के पैसे में से कुछ पैसे चर्च बनाने के लिए दान कर देता है। कुछ पैसों से वो हॉस्पिटल बनाता है और बाकी के पैसे बबा की माँ को दे देता है। बबा की माँ जो अभी तक दूसरों के लिए काम करती थी वो अपना खुद का रेस्टोरेंट शुरू कर देती हैं। फॉरेस्ट गंप अब बहुत ज़्यादा अमीर होने के बावजूद अपनी ज़िंदगी में उदास हैं। उसे जैनी की बहुत याद आती है। एक दिन जब फॉरेस्ट अपने गार्डन में काम कर रहा होता है तभी अचानक से जैनी आ जाती है। दोनों साथ में रहने लगते हैं, रोज़ दिन भर घूमते और बातें करते रहते हैं। इन दिनों ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं और यहाँ तक कि दोनों का रिश्ता फिजिकल लेवल तक पहुँच जाता है। ऐसे ही एक दिन अचानक फॉरेस्ट गंप जैनी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, पर जैनी फॉरेस्ट को ये कहते हुए टाल देती है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो पर हमारी शादी नहीं हो सकती। रात में जब फॉरेस्ट गंप नींद में होता है तब जैनी चुपके से निकलकर भाग जाती है। सुबह जब फॉरेस्ट को पता चलता है कि जैनी चली गई है तो फॉरेस्ट फिर से बहुत उदास हो जाता है। वो जैनी के दिए हुए जूते पहनकर घर से निकलता है और बिना कोई मकसद, बिना कोई वजह भागना शुरू कर देता है। वो भागता है और भागता ही रहता है। लगातार भागने की वजह से उसे और ज़्यादा प्रसिद्धि मिलने लगती है और उसके भागने के बारे में न्यूज़ में भी दिखाया जाता है।
फॉरेस्ट लगातार 3 साल 2 महीने तक भागने के बाद आखिरकार थक जाता है और घर पर चला जाता है। न्यूज़ में फॉरेस्ट के भागने का समाचार देखकर जैनी फॉरेस्ट को एक खत के जरिए अपना एड्रेस भेजती है। फॉरेस्ट उस बगल में बैठी महिला को जैनी का एड्रेस दिखाता है, जिसे देखने के बाद वो महिला बताती है कि इस पते पर जाने के लिए तुम्हें बस लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो काफ़ी नज़दीक है। ये सुनकर फॉरेस्ट खड़ा होता है और भागते हुए उस पते पर पहुंच जाता है। उस पते पर पहुंचने के बाद जैनी को मिल के दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। जैनी की ज़िंदगी अब पहले से बेहतर है, उसका खुद का घर है और एक बेटा भी। वो अपने बेटे को फॉरेस्ट से मिलवाती हैं और बताती हैं कि वह उसी का यानी फॉरेस्ट का ही बेटा है और उसका नाम भी उसने फॉरेस्ट ही रखा है। जैनी की बात सुनकर फॉरेस्ट इमोशनल हो जाता है और पूछता है कि क्या वो स्मार्ट है या उसी की तरह। जैनी उसे बताती है कि वो बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। फॉरेस्ट अपने बेटे को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। इस बार जैनी सामने से फॉरेस्ट से शादी के लिए प्रपोज करती है और साथ में ये भी बताती है कि उसे किसी अनजान वायरस की वजह से बीमारी है, जिसके बारे में डॉक्टर के पास भी कोई इलाज नहीं। ये सुनने के बाद भी फॉरेस्ट जैनी से शादी कर लेता है। फॉरेस्ट की शादी में लेफ्टिनेंट डैन भी अपनी फियांसे के साथ आता है। कुछ समय तक साथ रहने के बाद जैनी की मौत हो जाती है और फॉरेस्ट फिर से अकेला हो जाता है। वो अपनी बाकी की पूरी ज़िंदगी अपने बेटे के साथ बिताने लगता है। फॉरेस्ट गंप की कहानी काफ़ी सिंपल होने के बावजूद 2 चीज़ों से सफल रही। एक टॉम हैंक्स की लाजवाब एक्टिंग और दूसरा कहानी में ठूस ठूस के भरा इमोशन। अब हमें देखना ये है कि क्या आमिर खान इस क्लासिक फिल्म के जादू को बरकरार रख पाएंगे। अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।